नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अपन ने पिछले क्लास में जो प्राचीन यूनानी राजनीति चिंतन की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में जो अपन ने चर्चा करी थी, उसमें आज अपन उसकी दूसरी जो विशेषता है चिंतन के मुख्य विषय, फोकस ऑफ देयर थॉट के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो अपन देखते हैं कि यूनानी लोगों की मुख्य जो अभिरुचि दर्शन शास्त्र में थी, इसके अंतर्गत वो सृष्टि, अपने जो ये पूरा विश्व है को नियंत्रित करने वाले नियमों का पता लगाना चाहते थे। एक पुराने यूनानी दार्शनिकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि उसे सृष्टि के कारण या मूल जो कारण नियमों जो का पता लगाने का अवसर मिले तो इसके बदले वह फारस, जिसको आज अपन ईरान भी कहते हैं, का सम्राट बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देगा। इतना महत्व ये दर्शन शास्त्र को दिया करते थे। यूनानी लोग सृष्टि को सृजनात्मक तर्क बुद्धि क्रिएटिव रीजन की रचना मानते थे, अतः इसके सही ज्ञान के लिए वे इसको नियंत्रित करने वाले नियमों का पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे या आतुर थे। शुरू में उन्होंने बाहरी जगत के विश्लेषण पर ध्यान दिया, परंतु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उनके मन में स्वयं मनुष्य की प्रकृति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो गई। पहले तो बाहरी ओर से उन्होंने ध्यान दिया, फिर बाद में उन्होंने देखा यार ये देखा जाए कि वास्तव में मनुष्य की प्रकृति कैसी है। इस मनुष्य की प्रकृति या इसकी जिज्ञासा के संदर्भ में तो देखा जाए, उन्हें अपनी संस्कृति और बर्बर जातियों, उन्हें अपनी संस्कृति का मतलब है यूनानियों की संस्कृति, बर्बर जातियों का मतलब है जो यूनानी लोगों के से अलग एशिया वगैरह के लोग देते थे, बर्बर की संस्कृति में अद्भुत अंतर दिखाई दिया यूनानियों को। अतः उन्होंने इस अंतर के कारणों पर विचार करना शुरू कर दिया। अपनी धार्मिक आस्था और देवी देवताओं की अनोखी कथाओं से प्रेरित होकर यूनानी लोग अपनी नियति के बारे में निडर हो गए थे। उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा हो गया था कि मनुष्य स्वयं अपने समाज को मनचाहा और सर्वोत्तम रूप दे सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि उन यूनानियों के मन में ये क्लियर हो गया था कि मनुष्य चाहे तो अपने आप को, अपने समाज को मनचाहा और सर्वोत्तम रूप दे सकता है। ऐसी उनकी जो विचार थे, उनके चिंतन में जो विचार आए वो वास्तव में ही सही थे। इसलिए उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और अन्वेषण वृत्ति के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं रही। इस तरह यूनानियों ने यह अनुभव किया कि प्रकृति ने मनुष्य को जिन शक्तियों से संपन्न बनाया है उसे उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसे प्रकृति ने जो क्षमताएं दी हैं, हमको जो क्षमताएं दी हैं, उन्हें विकसित करना भी उसका कर्तव्य है। यदि अपन यूं कहें कि मनुष्य को अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए, यानी कि हमको ये देखना चाहिए तर्क और बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर कि क्या सही है और क्या गलत है। इस आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठन का निर्माण आवश्यक हो जाता है। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और यह सद्जीवन, जिसको अपन गुड लाइफ भी कहते हैं, की सिद्धि के लिए बना हुआ है। तभी अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। जो मनुष्य राज्य के बगैर रह सकता हो, ये अरस्तु कह रहा है कि जो मनुष्य राज्य के बिना रह सकता हो वह या तो देवता होगा या पशु होगा। अतः राज्य जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है, स्वयं प्रकृति की रचना है। इन्होंने ये कहा कि राज्य मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए बना, और किसने बनाया इसको? प्रकृति ने बनाया। इसका औचित्य स्थापित करने के लिए किसी अन्य तर्क की आवश्यकता नहीं थी। राज्य एक सजीव प्राणी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तुल्य है। भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्रणाली के
भिन्न भिन्न अंगों ऑर्गन्स के तुल्य हैं। अतः राज्य के हित और भिन्न भिन्न मनुष्यों के हितों में कोई अंतर्विरोध संभव नहीं है। जहां तत्कालीन प्राच्य देशों या प्राच्य देशों का मतलब है मिस्र से, बेबीलोनिया से, असीरिया से और फारस में कानून और राज्य की आज्ञाओं के पालन का अर्थ था एक बाहरी शक्ति की अधीनता स्वीकार करना। वहां यूनानियों की दृष्टि में इसका अभिप्राय था अपनी उच्चतर आत्मा, हायर सेल्फ के प्रति समर्पण की भावना। सोचिए, ये कह रहे हैं कि इन जो प्राच्य देश हैं इनकी सोच थी बिल्कुल अलग तरीके की थी कि वो बाहरी शक्ति के अधीनता स्वीकार करना कोई उनके लिए बड़ी और बुरी बात नहीं थी। जबकि ये कह रहे हैं कि अपनी इस वजह से यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो अपनी उच्चतर आत्मा के प्रति उनका समर्पण है, अर्थात एक अपनी जो आत्मा है, एक सोल है, इसके प्रति उनका समर्पण है। ये गलत है। चूंकि यूनानी चिंतन के अंतर्गत मनुष्य को राज्य का अभिन्न अंग माना जाता था, इसलिए उससे राज्य की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन की आशा की जाती थी। तत्कालीन यूनान में छोटे छोटे आत्मनिर्भर नगर राज्यों के वातावरण में ऐसा संभव भी था। वहाँ सारे नागरिक, विशेष तौर से स्वतंत्र जन, एक दूसरे से परिचित होते थे और वे समय समय पर एकत्रित होकर अपने नगर के बारे में सार्वजनिक निर्णय कर सकते थे। इन परिस्थितियों में वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के विचार को कार्य रूप देने का अवसर पैदा हो गया था। सदजीवन के अनिवार्य साधन के नाते राज्य वहां मनुष्य के संपूर्ण जीवन को नियमित करता था। अतः यानी कि राज्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को कंट्रोल करता था। अतः वहां यह सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मनुष्य के कोई प्राकृतिक अधिकार अर्थात कोई नेचुरल राइट्स होते हैं जिनकी रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। इसको यूं समझिए कि यूनानियों की दृष्टि में व्यक्ति और राज्य के उद्देश्य एकाकार थे, इसलिए निजी और सार्वजनिक मामलों के बीच विभाजन रेखा खींचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यूनानी लोकतंत्र ने जनसाधारण को सरकार के निर्माण का अधिकार देकर राजनीतिक अधिकारों के विचार को बढ़ावा दिया, परंतु उसने राज्य की सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को कोई मान्यता नहीं दी। अतः उसमें नागरिक अधिकारों के विचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्राचीन यूनानियों के कानून जो उस समय चिर प्रचलित परंपराओं पर आश्रित थे, यानी कि प्राचीन यूनानियों के जो भी कानून थे वो सारे वहाँ की परंपराओं पर, वहाँ की जो रीति रिवाज थे उन पर, वहाँ की जो कस्टम्स थी उन पर आधारित थे। अतः वहाँ यह विचार बिल्कुल नहीं पनप पाया कि कानून किसी इच्छा, विल की अभिव्यक्ति है या वह राज्य के विधायी अंग, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स की विचारधारा या उसके द्वारा बनाया गया कोई परिणाम है। एथेंस में लोकतंत्र के पूर्ण उत्कर्ष के दिनों में भी किसी नए कानून के निर्माण में या निर्माण की संभावना बहुत कम थी। आगे चलकर यूनान के लोग यह मानने लगे कि कानून स्वयं प्रकृति का अभिन्न अंग है, वह चिरंतन और निर्विकार है। तर्क बुद्धि की सहायता से उसका पता तो लगा सकते हैं, परंतु लोग अपनी इच्छा से उसे बदल नहीं सकते। राज्य का कार्य कानून का प्रयोग करना है, उसका सृजन करना नहीं। क्या कहा इन्होंने कि राज्य का कार्य कानून का प्रयोग करना है, उसका सृजन अर्थात उसका बनाना नहीं। इस तरह प्राचीन यूनानी चिंतन के अंतर्गत राज्य के न्यायिक कृत्य, जुडिशियल फंक्शंस को ही मान्यता दी गई है, विधायी कृत्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन को नहीं। अब आप प्रिय छात्रों छात्राओं समझ गए होंगे कि वहाँ राज्य का एक तरीके से कानून के प्रयोग को महत्व देता है, सृजन को महत्व नहीं देता, क्योंकि सृजन तो वहाँ की प्रकृति दत्त जो वहाँ की परंपराएं उसके आधार पर होता था और राज्य के जो भी न्यायिक कृत्य हैं को ही मान्यता प्राप्त थी, विधायी कृत्य को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। आज इतना ही।
आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।